आज के वीडियो में हम कोलिजन के बारे में पढ़ेंगे। ये जो न्यू स्टूडेंट है वो भी पढ़ सकते हैं, साथ साथ में 2020 में नीट और जेईई देने वालों के लिए ये एक रिवीजन क्लास है। ठीक है, तो उनके लिए हम बोल सकते हैं कि शॉर्ट एंड स्वीट रिवीजन है कि हमने जल्दी से कुछ कॉन्सेप्ट को रिवाइज़ किया है, फार्मूले को रिवाइज़ किया है, और अगले वीडियो में जो है हम इन पे बेस्ड जो प्रॉब्लम्स बनते हैं वो प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कोलिजन एक ऐसा इवेंट है जिसमें टू बॉडीज़ आपस में इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्शन का मतलब ये होता है क्या कि वो अपने मोमेंटम यानी कि लीनियर मोमेंटम, वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी को चेंज करते हैं। कुछ एक्सचेंज भी मतलब कह सकते हैं कि कुछ पार्ट एक बॉडी दूसरे को ट्रांसफ़र, ही दूसरी वाली पहले को ट्रांसफ़र करती है। ठीक है, तो जैसा का जो उसका नाम कोलिजन है, तो कोलिजन से हमें कई बार ऐसा लगता है क्या कि ये एक ऐसा प्रोसेस में जिसमें टू बॉडीज़ कोलाइड करती हैं। हाँ, ये मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि टू बॉडी कोलाइड करती है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। कोलाइड मतलब फिजिकली वो कांटेक्ट में आती है। ठीक है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा टू बॉडीज़ फिजिकली कांटेक्ट बनाएंगे तभी कोलिजन कहलाएगा। ठीक है, हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि क्या वो वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम को चेंज कर रहे हैं आफ्टर एन इंटरेक्शन। ठीक है, तो उस इंटरेक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, कोलिजन बोलते हैं। ठीक है, इसके लिए एक एग्जांपल आप दे सकते हैं, जैसे कि एक सिंपल सी चीज़, आपने बॉल को थ्रो किया। ठीक है, सामने किसी ऑब्स्टिकल वो टकराई, मतलब फिजिकल कांटेक्ट बनाया एंड देन रिबाउंड हुई। उसके बाद क्या देखने को मिलता है कि उसकी स्पीड और वेलोसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, सारी चीज़ें चेंज होती हैं। ठीक है, तो ये एक फिजिकली जो अपन समझते हैं नॉर्मली लैंग्वेज में कोलिजन मतलब कोलाइड करना, वो हो गया। ठीक है, या सिंपल रोड पर दो व्हीकल के बीच में एक्सीडेंट हुआ, वो भी एक कोलिजन। ठीक है, जहाँ पे दोनों बॉडी क्या कर रही हैं, इंटरेक्ट कर रही हैं, फिजिकली कांटेक्ट में आ रही हैं। लेकिन आप इमेजिन कीजिए कि एक न्यूक्लियस है और उस पॉजिटिवली चार्ज्ड सिस्टम की तरफ हमने एक स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज माने कि एक, या तो कहो अल्फ़ा पार्टिकल या कोई भी, मतलब आप प्रोटॉन की बोल सकते हैं। ठीक है, उसको हमने थ्रू किया, तो थ्रू करते ही वो क्या करेंगे कि दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, उसकी वजह से इंटरेक्शन जो है इस तरह का होगा कि उनकी स्पीड कम होगी, और स्पीड कम होने के बाद एक टाइम ऐसा आएगा कि स्पीड जीरो हो जाएगी अल्फ़ा पार्टिकल की, और देन रिबाउंड वापस लौट जाएगा। ठीक है, लेकिन वो आपस में कभी भी कांटेक्ट में नहीं आए, बीच में से वापस रिटर्न कर जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के प्रोसेस को भी हम क्या बोलते हैं, कोलिजन बोलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए डेफिनेशन क्या सही रहेगी कि व्हेन एवर टू बॉडीज interact to each other during which they changes their kinetic energy, linear momentum and velocities, then that type of process is called collision. कोलिजन को मोटे तौर पे दो बेसिस पर डिवाइड किया गया है। एक तो है इसका बेस काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन, दूसरा है डायरेक्शन। डायरेक्शन बेस पर हम इसको टू कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ठीक है, दो तरह से बोलते हैं। देखिए, एक को बोलते हैं वन डायमेंशन कोलिजन और दूसरा है टू डायमेंशन। वन डायमेंशन को एक और नाम से जानते हैं हेड ऑन कोलिजन। ठीक है, और डायरेक्ट कोलिजन, ये तीनों का मतलब एक ही है। ठीक, टू डायमेंशन या ऑब्लिक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब दोनों को डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, दोनों मतलब 1D एंड 2D को कैसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि कौन सा वन डायमेंशनल कोलिजन होगा, कौन सा टू डायमेंशनल कोलिजन होगा, तो उसके लिए हमें दो इन्फॉर्मेशन का होना ज़रूरी है। एक को बोलते हैं लाइन ऑफ कोलिजन, एक को बोलते हैं लाइन ऑफ मोशन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखिए कुछ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक बॉडी मूव कर रही है U1 से। ठीक है, दूसरी बॉडी ये मूव कर रही है U2 से। ठीक है, तो सबसे पहले ये U1 जो है ग्रेटर है U2 से, तो ये दोनों क्लोज आएंगे। क्लोज आएंगे एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों फिजिकली कांटेक्ट में आएंगे। कांटेक्ट में आने के बाद मतलब कांटेक्ट में आए तो कोलिजन हुआ। ठीक है, कोलिजन हुआ तो दोनों देखेंगे आपके इस तरह से कांटेक्ट में देखने को मिलेगा। तो ये जो कॉमन नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल ऑन 2 ड्यू टू 1 एंड नॉर्मल ऑन 1 ड्यू टू 2, इसको कॉमन नॉर्मल बोलते हैं। ये कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग ही वेलोसिटीज़, लीनियर मोमेंटम या काइनेटिक एनर्जी चेंज होंगे। ठीक है,
तो इस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ कोलिजन। क्या बोलते हैं इसको? लाइन ऑफ कोलिजन। और जिस डायरेक्शन में वो मोशन कर रहे हैं, मतलब ये वो डायरेक्शन, मैंने आफ्टर कोलिजन का डायग्राम नहीं बनाया है, ठीक है। चलिए मैं ऐसा बोलूँ कि ये तो इनिशियल U1 U2 होगा बिफोर कोलिजन, एंड यहाँ कोलिजन हुआ, वो दोनों इंटरेक्ट कर गए, ठीक है। और उसके बाद जो है तीसरा सेपरेट होने के बाद फिर से मूव करने लगे ऐसा। दिस इज़ B1 और दिस इज़ B2, ठीक है, ऐसा है। ये है M1, ये M2, ठीक, ऐसा। तो यहाँ पे दिख रहा है क्या कि बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन दोनों टाइम डायरेक्शन सेम रहता है उनके मोशन का, तो उसको बोलेंगे वन डायमेंशन। डायरेक्शन चेंज हो जाता है तो उसको बोलेंगे टू डायमेंशन। एक तो ये तरीका है। दूसरा है, चाहे ऐसा बोलो कि ये है लाइन ऑफ मोशन, ठीक है, जिस लाइन के अलॉन्ग उनका मोशन हो रहा है, यहाँ पे इंटरेक्ट किए तो ये है लाइन ऑफ कोलिजन, ये भी इसी लाइन के अलॉन्ग है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है। लाइन ऑफ मोशन एंड लाइन ऑफ कोलिजन आर सेम, तो इस तरह का कोलिजन क्या कहलाएगा? वन डायमेंशनल। यदि वो चेंज हो जाता है, मतलब ये लाइन और ये लाइन डिफरेंट डायरेक्शन के अलॉन्ग होते, तो क्या कहते हैं उसको? टू डायमेंशनल। फॉर एग्जांपल क्या है, देखिए कि एक ये बेस टाइप ऐसा इंक्लाइंड प्लेन, यहाँ पर आपने एक बॉल को रिलीज किया, ये नीचे आया ऐसा और यहाँ इंटरेक्ट कर गया, तो नॉर्मल ऐसा है, लाइन ऑफ मोशन ऐसा है, ठीक है। तो देयर आर टू डिफरेंट डायरेक्शंस, सो दैट दिस इज नोन एज टू डायमेंशनल कोलिजन और ऑब्लिक कोलिजन, ठीक है। तो ये तो हुई बात वन डायमेंशन टू डायमेंशन की। अब बात करते हैं किसकी? कि इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक और इन इलास्टिक का मतलब क्या है? तो देखिए वन बाई वन हम यहाँ देख रहे हैं। तो ये शॉर्ट एंड स्वीट एक रिवीजन भी है, तो इसीलिए मैंने कुछ पैरामीटर पहले लिख दिए हैं। चलिए हम इनका भी, जैसे ई है, मैंने यहाँ डिफाइन नहीं किया अभी, तो ई लेटर ऑन डिफाइन कर लेंगे, लेकिन क्या वैल्यू है किसके लिए वो मैंने यहाँ पर नोट कर लिया, ठीक है। चलिए, इलास्टिक कोलिजन में देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी कंजर्व रहेगी, मतलब के इनिशियल इज इक्वल टू के फाइनल, लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, ठीक है। दूसरा है इन इलास्टिक कोलिजन, अच्छा इसमें ई की वैल्यू 1 रहती है इलास्टिक में। इन इलास्टिक कोलिजन देयर इज अ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा, लॉस होगा तो एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, एंड मोमेंटम तो कंजर्व हमेशा रहता है। सो पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल, के इनिशियल इज लेस देन के फाइनल, एंड लॉस इज गिवन बाय देयर डिफरेंस। तो के इनिशियल हायर है, इसीलिए के इनिशियल माइनस के फाइनल लॉस हो गया। ई की वैल्यू 0 और 1 के बीच में बिलोंग करती है, ठीक है, 0 और 1 के बीच में बिलोंग करती है, इसीलिए 0 लेस देन ई लेस देन 1। ई इज द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। नेक्स्ट इज परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का यहाँ लॉस होता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, तो ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज ग्रेटर देन फाइनल, ठीक है, मैक्सिमम लॉस होता है, मतलब ये डिफरेंस बड़ा होता है, एंड लॉस इज इक्वल टू के इनिशियल माइनस के फाइनल, वही एक्सप्रेशन, एंड ई की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है जो कि ऐसा है कॉमन सा, और इसके बाद हम बाकी जो टाइप्स हैं उनको इजीली एक्सप्लेन कर पाएंगे, इसीलिए हमने वन डायमेंशनल इन इलास्टिक कोलिजन का एग्जांपल कंसिडर करते हुए आगे मूव किया है। इसमें हम यहाँ सीखेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इनिशियली क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये M1 मूव कर रहा है U1 से, M2 मूव कर रहा है U2 से, एंड U1 इज़ ग्रेटर देन U2, तो इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे के पास में आ रहे होंगे, अप्रोच कर रहा है M1 M2 को, ठीक है। फिर एक टाइम आया, दोनों इंटरेक्ट किए, यहाँ पर ये जो है वो इंटरेक्शन के लिए बनाया गया है कि दोनों कॉन्टैक्ट में आ गए, ठीक है। कोलाइड किए, मतलब कुछ मोमेंटम, एनर्जी और वेलोसिटी को ट्रांसफ़र किया along द लाइन ऑफ कोलिजन, एंड दोनों सेपरेट हो गए, सो दिस इज आफ्टर कोलिजन, ये है बिफोर कोलिजन का केस, एंड दिस इज द ड्यूरिंग कोलिजन, ये कोलिजन का प्रोसेस चल रहा है, जिसमें क्या होता है टू बॉडीज इंटरेक्ट करते हैं और वो दोनों एक दूसरे को प्रेस करते हैं या इम्पल्सिव फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। उसके थ्रू क्या होता है, कंप्रेशन होता है, देन धीरे धीरे मैक्सिमम कंप्रेशन के बाद धीरे धीरे क्या होता है, फिर वो अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज गेन करते हैं। ये इलास्टिक बॉडीज़ की तरह यहाँ पे ही कहो कि बिहेवियर हम बात कर इन इलास्टिक, सॉरी,
तो इनइलास्टिक में जो कंप्लीट रिफॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। तो रिफॉर्मेशन होगा, पहले डिफॉर्मेशन हुआ दैन रिफॉर्मेशन होगा, लेकिन इसी बेस पर हमने इसको डिवाइड किया था कि कंप्लीट रिफॉर्मेशन हो गया तो वो इलास्टिक हो गया, कम हुआ तो इनइलास्टिक हो गया, बिल्कुल भी नहीं हुआ तो परफेक्टली इनइलास्टिक हो गया, ठीक है। तो ये वो पूरे इवेंट को यहाँ पर शो किया गया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल डिफॉर्मेशन होगा, डिफॉर्मेशन मैक्सिमम लेवल तक पहुँचेगा एंड देन फिर रिफॉर्मेशन होगा, और फिर ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द बॉडी पे, ठीक है, कि वो कैसी है, कि कितना रिफॉर्मेशन होगा। इसी बेस पर हम बात कर रहे हैं कि इलास्टिक, इनइलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक, ठीक है। चलिए, तो रिफॉर्म हुए वो कितने हुए वो बात की बात है, रिफॉर्म होकर वो डिफरेंट वेलोसिटी से मूव करने लग गए, ठीक है। चलिए, तो अब हम यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए, एक तो जो हमने पहले देखा था लाइन ऑफ कोलिजन, लाइन ऑफ मोशन, तो इस केस में लाइन ऑफ कोलिजन और लाइन ऑफ मोशन, सबसे पहले लाइन ऑफ मोशन, ये लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं तो दिस इज नोन एज लाइन ऑफ मोशन, ठीक है। यहाँ कोलाइड किए और इस लाइन के अलॉन्ग ही वेलोसिटी एक्सचेंज किए, वो सॉरी चेंज हुए और काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई, इसी को बोलते हैं लाइन ऑफ कोलिजन। इसीलिए इस तरह के केस को हम काउंट करेंगे वन डायमेंशनल कोलिजन में, ठीक है। चलें, उसके बाद देखेंगे आप क्या, फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कोलिजन में एक बॉडी दूसरे पर फोर्स लगा रहा है, इम्पल्सिव फोर्स इंप्लीमेंट हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन ये सारे फोर्स कैसे हैं, इंटरनल फोर्स हैं। जब भी इंटरनल फोर्स होंगे, मतलब नेट एक्सटर्नल जीरो होगा, तब द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम जीरो होगा एंड लीनियर मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट। इसीलिए हम हर केस के लिए ये तो अप्लाई कर ही सकते हैं क्या, या ध्यान रख सकते हैं क्या, कि लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा। सो आप बोल सकते हैं लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। इसीलिए हमने पिछले जो देखा था आपने क्या, पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल, पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल, हर केस में लिखा हुआ था, ठीक है। चलिए, यहाँ पे भी देखिए, फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल, ठीक है, एंड पी इनिशियल इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। ये इक्वेशन है जो हमेशा वैलिड है, हमेशा आप कहीं पे भी कैसी भी केस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बस फ़र्क ये है कि आपको ध्यान रखना होगा कि हम किसी एक डायरेक्शन को ही काउंट करेंगे, मतलब बिफोर और आफ्टर कोलिजन डायरेक्शन एक ही होना चाहिए, कोई अलॉन्ग एक्स अलॉन्ग वाई लाइक, ठीक है। चलिए, फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन, न्यूटन्स लॉ ये बताता है क्या कि आफ्टर एंड बिफोर कोलिजन जो चीज़ें देखने को मिली, मतलब एक वेलोसिटी देखने को मिली, ऑन के अप्रोच में और सेपरेशन जो हो रहे थे किस रेट से हो रहे हैं, उनमें क्या रिलेशन है, ठीक है। सो अप्रोच रेट क्या है और सेपरेशन रेट क्या है, उनके बीच का रिलेशन क्या है, उस चीज़ को हमने यहाँ पे लिखा है, जनरेट किया है विद द हेल्प ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई। सो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ separation to the relative velocity of approach। सेपरेशन कब हुआ, आफ्टर कोलिजन, इसीलिए ऊपर में आएगा रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, इसीलिए v2 माइनस v1, ठीक है। एंड देन दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन या अप्रोच, राइट, अप्रोच। अब u1 ग्रेटर था, इसीलिए u1 माइनस u2 अप्रोच आ गया। सो दिस e इज इक्वल टू relative velocity of separation upon relative velocity of approach, ठीक। नेक्स्ट पेज, ऑन सॉल्विंग दीज टू इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से, टू किससे, न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन से। दोनों को जब हमने सॉल्व किया तो क्या मिला मेरे को मिला वेलोसिटी ऑफ वन आफ्टर कोलिजन, that is m1 minus em2 upon m1 plus m2 into u1 plus 1 plus e upon m1 plus m2 into m2 u2, right। ये है वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी आफ्टर कोलिजन, ये फर्स्ट का वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। सिमिलरली इसी तरह से सेकंड का वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन है, ठीक है। तो ये हमने दोनों इक्वेशन से जब रिप्लेसमेंट देंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों में सिमेट्री जैसा कुछ है, जैसे कि 1 का हमने कैलकुलेट किया तो हमें मिला क्या, m1 माइनस ई m2। सिमिलरली जब 2 का कैलकुलेट करें तो m2 माइनस ई m1, ठीक है। यहाँ पर 1 का कैलकुलेट करें तो u1 है, तो यहाँ पर u2 है। सिमिलरली यहाँ पर
देखिए आप इस तरह से रिलेटिवली ध्यान से, 1 प्लस ई एम टू यू टू आया सेकंड टर्म में फर्स्ट के लिए, तो सेकंड वाले के लिए 1 प्लस ई एम वन यू वन आया। सिमेट्रिक है काफ़ी, तो आपको याद रहेगा, ठीक है। इसी से हम सारे फॉर्मूले लिख सकते हैं किसके, वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन के लिए, ठीक है। इन द केस ऑफ इलास्टिक, इन द केस ऑफ परफेक्टली इन इलास्टिक ऑल्सो, राइट। चलिए, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, तो लॉस के इनिशियल माइनस के फाइनल, सो के इनिशियल कितना, हाफ एम वन यू वन का स्क्वायर प्लस हाफ एम टू यू टू का स्क्वायर माइनस, अब वी वन वी टू फाइनल है, इसीलिए वी वन वी टू प्लेस करके फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिख देंगे। ये सब्ट्रैक्शन, इसको रिजॉल्व करेंगे एंड देन रिजॉल्व करने के बाद देखिए यहाँ पर कुछ वैल्यू वी वन वी टू की वैल्यू हमें यहाँ से प्लेस करनी पड़ेगी, ये प्लेस करनी पड़ेगी। तो फिर ये वैल्यू प्लेस किया, काफ़ी हद तक रिजॉल्व करना पड़ेगा आपको, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। उसके बाद आपको फाइनल एक्सप्रेशन जो दिया गया है वो है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वन एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू यू वन माइनस यू टू का होल स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है। ई वो पैरामीटर क्या है, द वैल्यू बिलोंग्स टू 0 to 1, 0 से ज़्यादा और 1 से कम। परसेंटेज लॉस के लिए आप ऐसा लिख सकते हैं क्या, डेल्टा के अपॉन डेल्टा के, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनटू 100, ठीक है। और ये जो है वो फ्रैक्शनल चेंज के लिए दे रखा है, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला पेज है हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। तो देखिए इन इलास्टिक में हमने आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी कैलकुलेट किए, काइनेटिक एनर्जी में लॉस कितना है वो कैलकुलेट किया, ठीक है। सेम पैरामीटर्स जो प्रिंसिपल है वो तो बेसिक है, लॉ ऑफ कोलिजन और लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन बहुत जगह, ठीक है, आप इम्प्लीमेंट करेंगे। चलिए यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो दोबारा से हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन, जैसे ही इलास्टिक की बात आती है तो ई की वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है। तो या तो ई की वैल्यू 1 प्लेस करके आप आगे मूव कर सकते हैं, या देखिए यहाँ पे क्या है, ड्यूरिंग कोलिजन फोर्सेस एक्टिंग आर इंटरनल फोर्स ड्यू टू, ये तो मैंने पहले बता दिया था, ठीक है, सो नो प्रॉब्लम। फर्स्ट पार्ट देखिए, ए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल, आपने जैसा लास्ट में एक्सप्रेशन लिखा वैसा यहाँ पे भी है, ठीक है। फ्रॉम द न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन हमने सेम ई इज इक्वल टू वी टू माइनस वी वन अपॉन यू वन माइनस यू टू, लेकिन यहाँ ई की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो हमने 1 प्लेस करते ही ये ऐसा इक्वेशन मिल गया आपको। नंबर 2, दोनों को रिजॉल्व किया, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड को, तो आपको ये मिल जाएगा। या तो एक तरीका ये है, या दूसरा मेथड ये है कि आपने पिछली बार V1 और V2 कैलकुलेट किए थे, वहाँ पर डायरेक्टली ई की वैल्यू 1 प्लेस कर दो, आपको सेम फार्मूला ये मिल जाएगा, ठीक है। तो आपकी मर्जी है किसको फॉलो करना है, किस तरह से याद रखना है आपको, यानी एक याद रखिए, बाकी सब ऐसे मिल जाएंगे, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी रिमेन कंजर्व, इस केस में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, ठीक है। सो इसीलिए के इनिशियल इज इक्वल टू के फाइनल, तो ये भी आप जब ज़रूरत पड़े तो यूज कर सकते हैं, ठीक। स्पेशल केसेस की स्टडी देखिए, इफ़ सेकंड बॉडी इज एट रेस्ट देन u2 इज इक्वल टू 0 हमने लिखा। उसके बाद जो आपको एक्सप्रेशन मिला इन द केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन, तो वो लेना v1 इज इक्वल टू क्या, m1 माइनस एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू इंटू यू वन होता है, और ये होता है 2m2 अपॉन m1 प्लस एम टू इंटू यू टू कितना है 0, तो ये वाला पार्ट 0 हो गया, तो ये आपको मिल गया, ठीक है, ये आया। सिमिलरली v2 के लिए ये मिल गया, ठीक है। अब इसमें और थोड़ा सा केस स्टडी को बढ़ा दिया गया, एक चीज़, एक पैरामीटर और हमने कंसिडर कर ली, वो है मास ऑफ 1 और 2 को सेम कर दिया, मतलब m1 m2 की वैल्यू सेम है। तो देख रहे हैं आप, इनिशियल जो फार्मूला था उसमें m1 माइनस m2 थे, तो वो डिफरेंस की वजह से 0 हो जाएगा ना, ठीक है, वो 0 हो गया, u2 की वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। तो फिर आपको देखने को मिला क्या, कि जैसे हमने m1 इज इक्वल टू m2 लिखा, वैसे ही आपको v1 इज इक्वल टू u2 एंड v2 इज इक्वल टू v1। तो एक्चुअल में आप ये चीज़ को इस तरह से बोल सकते हैं कि वैन एवर द मास ऑफ टू बॉडीज सेम इन द केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन देन देयर वेलोसिटी एक्सचेंज्ड आफ्टर कोलिजन के बाद उनकी वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएंगी, मतलब 1 की 2 पे, 2 की 1 पे। इसीलिए v1 मतलब वेलोसिटी
ऑफ 1 आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू u2 और u2 कितना है 0, इसलिए 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट केस केस 1b। ठीक है, तो फर्स्ट जो इंक्लूड किया था क्या माना u2 0, उसको इंक्लूड करने के साथ हमने मास को थोड़ा चेंज कर दिया। इफ m1 इज वेरी वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू m2, तो क्या हुआ, तो m2 बहुत बड़ा है। ठीक है, अ मासिव बॉडी कोलाइड विथ लाइट बॉडी एट रेस्ट, एक लाइट बॉडी है जो रेस्ट पे है, उससे एक बहुत, जैसे कि मानो आप समझोगे स्कूटर है वो रेस्ट पे है और उससे ट्रक टकरा जाता है। ठीक है, वैसा केस है। सो जो m1 माइनस m2 का जो डिफरेंस है वो, अब m2 बहुत छोटा है तो हम अप्रोक्सीमेटली मान के क्या कर लेते हैं कि वो m1 के बराबर हो गया। ठीक है, अब स्कूटर का वेट उसमें ऐड कीजिए, ट्रक में मास या सब ट्रक कीजिए, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऐसा है। तो फिर क्या होगा, सो v1 ऐसा लिखने के बाद यदि आप m1 माइनस m2 इक्वलेंट टू m1 लिखते हैं एंड m1 प्लस m2 इज ऑल्सो इक्वलेंट टू m1, देन रिजल्ट निकल के आता है m1 इज इक्वल टू u1 एंड सॉरी b1 इज इक्वल टू u1 एंड b2 इज इक्वल टू 2u1। ये इक्वेशन में प्लेस करेंगे और ये चीज़ों को आप कंसिडर करते हुए चलते हैं तो ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, after collision velocity of first body remains same and velocity of second become 2 times of first, ऐसा देखने को मिल रहा है। ठीक है, और फर्स्ट बहुत हैवी है ना तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सेकेंड केस, इफ m1 इज वेरी वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू m2, लेकिन यहाँ पे अपन ने u2 को 0 नहीं माना है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अब u2 रहेगा। ठीक है, वो वेरिएबल के फॉर्म में, तो जो हमने पहले लिखा था m1 माइनस m2 m1 के बराबर है, m1 प्लस m2 भी m1 के बराबर है, दोनों प्लेस करेंगे और जो कैंसिल हो सकता है कर देंगे। ठीक है, तो आपको मिलेगा क्या, ये v1 अगेन u1 एंड v2 मिला u2 u1 माइनस u2, और पिछले केस में u2 0 था इसीलिए u1 हो गया था, 2u1 हो गया था। ठीक है, चलिए अब नॉलेज क्लाउड कुछ दे रखा है, कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। इफ द सेकंड बॉडी इज एट रेस्ट देन द फ्रैक्शन ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट बाय फर्स्ट बॉडी। ठीक है, तो फर्स्ट बॉडी के द्वारा जो एनर्जी लॉस है उसका फ्रैक्शन क्या है एज कम्पेयर टू द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो वो आता है डेल्टा के बाई के इनिशियल, और दिस इज 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर, एंड द फ्रैक्शन ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी रिटेन्ड बाय m1, कितना उसके पास रह गया। तो या तो आप डिफरेंस से निकाल सकते हैं। ठीक है, 1 के साथ इनिशियल का डिफरेंस करेंगे तो आपको फ्रैक्शन मिल जाएगा, या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। ठीक, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोलिजन के बाद टू बॉडी कोलाइड करने के बाद टू बॉडीज क्या करेंगे, स्टिक कर जाएंगे। ठीक है, स्टिक टू ईच अदर, इसीलिए क्या होगा, दोनों एक दूसरे से स्टिक करने के बाद एक साथ मूव करेंगे तो दोनों की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन सेम होगी। सो v1 इज इक्वल टू v2 एंड यहाँ पे e की जो वैल्यू है वो 0 होती है। ठीक है, v1 इज इक्वल टू v2 हो गया। उसके बाद आप लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन यूज़ कर सकते हैं। सो हियर मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी टेक्स प्लेस होगा, आपको पहले बताया था। लॉस कितना होगा, के इनिशियल माइनस के फाइनल। ठीक है, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। के इनिशियल की वैल्यू हमने प्लेस की, के फाइनल की वैल्यू प्लेस की। ठीक है, इसमें बी जो फाइनल है वो दोनों का सेम है और वो हमने यहाँ लिखा है विद द हेल्प ऑफ लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। ये m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू बी। ठीक है, तो बी कॉमन ये मिल गया कंबाइंड। ठीक है, तो जैसे ही इसको प्लेस किया उसके बाद सिंप्लीफाई किया तो आपको मिला ये एक्सप्रेशन, दिस इज हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। ठीक है,
ये तब है जब दोनों बॉडी क्या कर रही हैं, सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। यदि अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है तो हम उसको चलो अगले केस की तरह स्टडी कर लेते हैं। यहाँ पे ये ऑप्शन 2 दे रखा है, व्हेन टू बॉडीज आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो तब हम जो लॉस है उसको कैसा लिखेंगे, तो वो ऐसा है m1u1 प्लस m2u2 सॉरी m1u1 प्लस m2, और ये देखिए अपोजिट डायरेक्शन है इसीलिए -u2 लिखा है। ठीक है, इज इक्वल टू m1 प्लस m2 वी कम्बाइंड, तो वी कम्बाइंड आया m1u1 माइनस m2u2 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखिए यहाँ पे ये प्लस की जगह पर माइनस आने की वजह से यहाँ पे भी सिंप्लीफाई करते आपको ये मिल जाएगा u1 प्लस u2। तो देखिए ये ध्यान रखिए कि जब सेम डायरेक्शन होगा तो यहाँ प्लस होता है, इधर हम ये जो लिखा है आपने मोमेंटम यहाँ प्लस होगा। ठीक है, और अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ माइनस होता है। ठीक है, और लॉस में आप देखते हैं क्या, रिलेटिवली ध्यान से हैं, आपने लॉस में देखा था क्या कि यहाँ पे माइनस था प्रीवियस केस में, और भी कैसा हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, जस्ट अपोजिट से चल रहा है। ठीक है, तो ये एक वन डायमेंशनल कोलिजन के लिए जो रिक्वायर्ड शॉर्ट एंड स्वीट थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है, जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। ठीक, और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करेंगे, कुछ क्वेश्चंस कंसिडर करते हुए उनको डिस्कस करेंगे जो आपको इम्प्रूव करेंगे। नीट एंड जेईई का रिवीजन जो है वो आपको हो जाएगा उसकी हेल्प से। ठीक है, और उसके बाद हम ऑब्लिक कोलिजन पे बात करेंगे। ठीक है, ऑब्लिक क्या होता है, और जैसे सिमिलरली बात करेंगे, मतलब पहले एक बार थ्योरी ले लेंगे। ठीक है, ऐसे लिख करके तो शॉर्ट जल्दी से हो जाता है थोड़ा बोलने के साथ, यदि लिखने लगे तो बहुत इसी को डबल ट्रिपल टाइम लगता है। ठीक, तो ऐसा करने के बाद हम इस कोलिजन को कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से आपका देखिए इस तरह के वीडियो का आपके लिए क्या फ़ायदा है। इस तरह के वीडियो का फ़ायदा ये है कि जैसे मैंने पहले नोट कर लिया, पूरा नोट्स बना लिए, उसके बाद मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। थोड़ा सा दिक्कत तो आती है, जो चीज़ें कई बार लिखना चाहते हैं वो जल्दी से नहीं लिख पाते हैं, या मोबाइल का स्क्रीन है उस पर पूरा जो हमें इक्वेशन लिखना है वो नहीं बन पाता सही से, जो लिख रहे हैं जैसे कि हमने अभी m1 m2 लिखे तो वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा ऐसा एरो एरो। ठीक है, तो दिक्कत आती है। लेकिन ये है कि जैसे आप पढ़ते पढ़ते परेशान हो गए, कुछ राइटिंग वर्क कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा बॉडी थक गई है, थकान हो गई, तो ठीक है, लेकिन पढ़ना फिर भी चाहते हैं तो आप इस तरह के वीडियो को आप लेटे लेटे देख सकते हैं। ठीक है, कि हाँ क्या हो रहा है, कैसा होता है, क्या क्या चीज़ें आप अपने आप मेमोराइज हो जाएंगी, चीज़ें फार्मूलाइज क्या हैं। ठीक है, तो और शॉर्ट हैं, जल्दी जल्दी है। ठीक है, तो इसीलिए एक टॉपिक का वैसा नॉर्मली जो है ये टॉपिक बहुत टाइम लेता है। ठीक है, लेकिन अभी हमने बहुत जल्दी से कवर कर लिया, तो इस तरह से आपके लिए टाइम सेविंग का काम कर सकता है। और अभी हमारी रिक्वायरमेंट यही है कि हम कैसे मिनिमम टाइम में मैक्सिमम चीज़ों को कवर करके आगे बढ़ें। थैंक यू।